हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में और बताइएगा कि आपका कितना जवाब सही हुआ है। तो चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आप लोग आंसर दीजिएगा, फिलहाल मैं बताता चलूंगा। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? ऑप्शन में है एस एन राय, बी में है दयाराम सोनी, सी में है वीके थापर, डी में है रखालदास बनर्जी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। रखालदास बनर्जी ने कब किया था मोहनजोदड़ो का खोज? 1922 में। और दयाराम सोनी ने क्या किया था? बताइएगा, दयाराम सोनी ने क्या किया था? तब तक मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अगले सवाल की ओर, क्योंकि टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, इसलिए पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। तो दूसरा सवाल है हमारे पास, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन। तो बताइए, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा काली बंगन। यानी हल से जुटे हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था? ऑप्शन सी है काली बंगन से। काली बंगन वर्तमान में किस राज्य में है, आप बताइएगा तब। काली बंगन वर्तमान में राजस्थान राज्य में है। यहाँ और काली बंगन में क्या क्या मिला था? काली बंगन में मिला था चना, चना मिला था, और सरसों, सरसों मिला था, सरसों। और क्या बोलते हैं इसका, सरसों दो फसलों के को एक साथ उगाने का प्रमाण भी मिला था। और यहाँ पे दो फसलों को एक साथ, एक साथ उगाने का प्रमाण मिला था। लोथल से मनके बनाने का कारखाना, यानी सबसे फेमस है मनके बनाने का कारखाना, मिला था लोथल से। मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था? लोथल। मनके बनाने का कारखाना मिला था लोथल, लोथल से। ठीक है। मनके 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 लोथल। ठीक है, लोथल से मिला था। और मनके बनाने का कारखाना लोथल में, और कुछ मिला था लोथल से, क्या मिला था? गोदीबारा यानी बंदरगाह। लोथल से क्या मिला था? बंदरगाह मिला था। लोथल से बंदरगाह मिला था। और मुहरे, मुहरे बाट और तराजूर दोनों मिला था। ठीक है। और अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 3 नंबर। सवाल है, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? बताइएगा, हड़प्पाई मुहर मुख्यतः किससे बनी थी? तो दोस्तों हड़प्पाई मुहर मुख्यतः तेल खरी करी और तेल खरी पत्थर से बनी थी। हड़प्पाई मुहर किससे बनी थी? सेलकरी पत्थर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 4 नंबर। हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली है? ऑप्शन में है बराह, हिरन, घड़ियाल, इनमें से सभी। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे इनमें से सभी वाला, तो अधिकतर इसका आंसर इनमें से सही ही होता है। तो हम यहाँ भी होगा इनमें से सभी। जब भी एग्जाम में इस तरह का सवाल मिले तो इसका ऑप्शन डी ही लगाइएगा, इनमें से सभी, क्योंकि जब इनमें से सभी रहता है तभी देता है, अधिकतर रहता है।
और बाई चांस कभी एक के ना रहो। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारे पास है 5 नंबर सवाल, मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल में पर मिले हैं? जो कि पता है, मनके बनाने का कारखाना किस स्थल में मिला है? मनके किस स्थल से मिला था? लोथल से। तो इसलिए इसका आंसर भी 5 के होगा। लोथल, धौलावीरा, चनहुर, दोनों तीनों है, इनमें से सभी देखिए। जब भी हम बोले ना इनमें से सभी वाला रहेगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी ए होगा इनमें से सभी। अगला सवाल हमारे पास है 6 नंबर, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? दोस्तों मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का स्थान है जो मेसोपोटामिया और भारत में था। सिंधु घाटी सभ्यता के बीच एक व्यापारिक केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में ही मेलुआ एक स्थान है जिससे संबंध में रखता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलुहा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों इस सवाल हर किसी को पता ही होगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है। फिर भी बता देते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, आप देखिएगा कितना आंसर आपका सही हुआ है। तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है, समझे। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में है कनिंघम, मार्शल, कर्जन, विलियम जोन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा, तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कनिंघम। ठीक है। और आप लोग एक सेकेंड, आप लोग यहाँ पे जो कि है हड़प्पा तो रावी नदी के किनारे स्थित है। और बताइएगा सिंधु किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? सिंधु नदी के किनारे कौन सी सभ्यता बसी हुई है? तो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे हो जाएगा मोहन, मोहन जोदड़ो। देख लीजिए, मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा है रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। तो 8 नंबर सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, आगे चलिए। अगला सवाल है हमारे पास 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला है? तो दोस्तों ऑप्शन में है जेम्स प्रिंसेप, बी में है व्हीलर, सी में है मार्शल और डी में है कनिंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। यानी ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास अगला सवाल है 10 नंबर, जो कहता है 10 नंबर क्या कह रहा है, प्रयाग परिस्थिति में समुद्र गुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? प्रयाग परिस्थिति में समुद्र गुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? ऑप्शन में है कुबेर, वरुण, इंद्र। दोस्तों जब तक हम आपको पीछे भी बताए थे, जब इनमें से सभी वाला आंसर आए ना, तो अधिकतर सवाल का आंसर इनमें से सभी होता है। तो यहाँ भी इनमें से तभी होगा। प्रयाग परिस्थिति में समुद्र गुप्त की तुलना किस देवता से की गई है? वरुण, कुबेर, इंद्र दोनों से की गई है, मैं बताता हूँ। और एक और देवता से इनकी तुलना की गई है, जो कि है यम देवता। ठीक है, एम भी हो सकता है ऑप्शन में। सबसे तुलना की गई थी कि प्रयाग परिस्थिति समुद्र गुप्त
कि यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, तो कुबेर देवता, वरुण देवता, इंद्र पराजय है तो इंद्र, इस सब से तुलना की गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारे पास है 11 नंबर सवाल। सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ है? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है कुषाण काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहले मैं कुछ बता देता हूँ। अ, जो कि सुदर्शन झील का निर्माण पहले तो मौर्य काल में हुआ था। मौर्य काल में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और उनके राज्यपाल जो पुष्यगुप्त थे, मौर्य काल में होता, मौर्य काल के राज्यपाल था पुष्यगुप्त। बाद में उनके पुष्यगुप्त बाद में बाद में अशोक और रुद्रदामन प्रथम जैसे कई शासकों ने इसके मरम्मत की। पहले बनवाया था ये मौर्य काल में पुष्यगुप्त ने बनवाया था इसको, ठीक है ना। मौर्य काल में पुष्य पुष्यगुप्त ने बनवाया था, और बाद में इसको मरम्मत करवाया था अशोक और रुद्रदामन प्रथम जैसे कई शासकों ने इसकी मरम्मत करवाते रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा मौर्य काल में हुआ था, और किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 12 नंबर सवाल। ये क्या बोल रहा है? तमिल संगम साहित्य में उल्वर किसे कहा जाता था? दोस्तों, तमिल संगम साहित्य में उल्वर उल्वर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए है दास, ऑप्शन बी है हलवारा, ऑप्शन सी है जमींदार, ऑप्शन डी है व्यापारी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, हलवारा। यानी तमिल संगम साहित्य में उल्वर हलवाहा को कहा जाता था। सॉरी दोस्तों, हलवाहा है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि हमारे पास है 13 नंबर क्वेश्चन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? और ये सवाल बहुत से बच्चों को पता होगा। जो बताइए, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन कौन थे? कौटिल्य थे। मेगास्थनीज किसके लेखक थे बताइए तो? मेगास्थनीज किसके लेखक थे? तो मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी? आप लोग कमेंट में बताइएगा, इस सबको पता ही होगा, इसलिए आपका टाइम बर्बाद न करते हुए हम फटाफट से क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो कि है 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत की नियुक्ति किसने की थी? धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामत की नियुक्ति किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है चाणक्य, ऑप्शन नंबर बी है कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी है अशोक, ऑप्शन नंबर डी है समुद्र गुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक, ठीक है। यानी धम्म के प्रचार के लिए धम्म महाभक्त की नियुक्ति किसने की थी? अशोक ने। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 15 नंबर सवाल। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों, श्रावस्ती किस पद की राजधानी थी? ऑप्शन ए में है पंचाल, ऑप्शन बी में है कौशल, ऑप्शन सी में है काशी, ऑप्शन डी में है अंग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कौशल, ठीक है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? तो कौशल है ना, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 16 नंबर, जो कि ये सबसे हल्का क्वेश्चन है, जो कि बहुत को पता होगा। हम लोग बताइए लास्ट में कितना सही हुआ है। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ?
कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1800 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है 57 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 2100 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी है 320 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78 ईस्वी पूर्व कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 17 नंबर क्वेश्चन। पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? ऑप्शन ए में है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, धर्मसूत्र या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अब बताइए तो महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य का लेखक कौन है? तो दोस्तों महाभाष्य की रचना का महाभाष्य की रचना का श्रेय जाता है जो कि बहुत ही फेमस है एक गुरुदेव जिसका नाम है जो पतंजलि है। ठीक है, पतंजलि पतंजलि ठीक है, पतंजलि यानी महाभाष्य के रचना का श्रेय किसे जाता है? पतंजलि को। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम जो कि हमारे पास है 18 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? कुंती ओ निषादी के लेखक कौन है? दोस्तों कुंती ओ निषादी के लेखक हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाश्वेता देवी। कुंती ओ निषादी का लेखक है महाश्वेता देवी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोगों को और कुछ पढ़ना रहता है, बहुत कुछ कर लीजिएगा रिवीजन। जो कि है 19 नंबर क्वेश्चन है, हिडिंबा किसकी पत्नी थी? जो कि अब देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है हम लोग को कहाँ से? महाभारत से। महाभारत आप लोग देखे होंगे तो याद ही होगा। हिडिंबा है एक राक्षसनी थी जिसका विवाह हुआ था भीम के साथ। किसके साथ हुआ था? भीम के साथ। इसका एक पुत्र था जिसका नाम था घटोट घट सॉरी यार, इसका नाम था घटोट घटोत्कच था, घटोत्कच इसका नाम था। ठीक है, आप लोग याद कर यानी हिडिंबा किसकी पत्नी थी? भीम की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर जो कि हमारे पास है 20 नंबर क्वेश्चन। पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। और ऋग्वेद 10वें मंडल में है। ठीक है ना, पुरुष सूक्त में किसमें कितने मंडल में है? 10वें मंडल में ऋग्वेद है। ठीक है, 10वें मंडल में यानी पूछ सकता है ऋग्वेद पुरुष सूक्त में कितने मंडल में है? कितने मंडल में है? तो 10वें मंडल में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 21 नंबर क्वेश्चन। जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ये सवाल है जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है ईरान, ऑप्शन बी में है रोम, ऑप्शन सी में है यूनान, ऑप्शन डी में है चीन। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ईरान। यानी जरथुस्त्र कहाँ के चिंतक थे? ईरान के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारे पास है ऑप्शन सॉरी अगला सवाल हमारे पास है 22 नंबर क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 32 या ऑप्शन नंबर डी है 64। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 64। यानी बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतनों का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले आगे की ओर बढ़ते हैं हम
जो कि अगला सवाल है हमारे पास है, बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है? बुद्ध की, भगवान बुद्ध था ना, उसकी शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई? ऑप्शन नंबर ए है विनय पिटक, ऑप्शन नंबर बी है अभिधम पिटक, ऑप्शन सी है सूत पिटक, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए जितना होता है ना इनमें से सभी, अधिकतर इनमें से सभी देगा नहीं, क्योंकि इनमें से सभी रहता नहीं और इनमें से सभी दे ही रहा है, तो इसका मतलब उसका आंसर इनमें से सभी ही होगा। तो आप लोग जो अधिकतर मारिएगा इनमें से सभी, आंख मूंद के मार दीजिए, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 24 नंबर क्वेश्चन। अजीत किसंग कम्बलिन अजीत केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? अजीत केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है आजीवक, ऑप्शन नंबर बी है लोकायत, ऑप्शन नंबर सी है जैन, ऑप्शन नंबर डी है बौद्ध। तो जो तो आप लोग आंसर पता होगा तो बताइएगा। अब हम तो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी है लोकायत से, यानी अजीत केस कम्बलिन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये थे लोकायत, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 25 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब बताइए, बुद्ध भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? अब भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी और जन्म, जन्म आप लोग बताइए तो कहाँ हुई थी, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। भगवान बुद्ध का मृत्यु किस किस नगर में हुआ था? कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, जो कि वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में है उत्तर प्रदेश, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। यानी भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है, और मृत्यु कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, ठीक है। अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 26 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो बुद्ध के बचपन का नाम हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अब आप बताइए, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? मृत्यु मृत्यु जन्म मृत्यु दोनों बताइए, तो बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, आपको पता है यार। बुद्ध के जन्म और मृत्यु बताइए तो बुद्ध का जन्म 1500 सॉरी 563 563 ईसा पूर्व हुआ था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। और बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। यानी बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था, जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास अगला क्वेश्चन है। किसने सॉरी किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति दी? यानी बुद्ध है जो अपने संघ चलाते थे, उसमें महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर वो महिलाओं को संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी। तो इनमें से किसके, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा किसके कहने पर, तो इसका आंसर हो जाएगा किसके कहने पर किया था? आनंद उपाली देवव्रत राहुल, इनमें से किसके कहने पर किया था? तो इसमें से किसके कहने पर किया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ये आनंद के कहने पर, ठीक है। आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने है ना अपने संग में महिलाओं को प्रवेश करने दिया था। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 28 नंबर क्वेश्चन। कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1814 में, ऑप्शन नंबर बी है 1834 में, ऑप्शन नंबर सी है 1851 में, ऑप्शन नंबर डी है 1854 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1814 में। किस दिन हुआ था आपको पता है? 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, सॉरी, 2 फरवरी को। यानी कलकत्ता में न्यू इंडियन म्यूजियम की स्थापना 1814 में 2 फरवरी 1814 को हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। तो पूछ रहा है अशोक के आदेश अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? दोस्तों अशोक के आदेश पर एक गुफाएं बनाई गई थी, बराबर की गुफाएं, जो कि किस संतों के लिए बनाया गया था? ऑप्शन ए में है लोकायत, ऑप्शन बी में है आजीवक, ऑप्शन सी में है बौद्ध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आजीवक के लिए। यानी बौ अशोक ने बराबर की गुफाएं किसके लिए बनाया था? आजीवक के लिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 30 नंबर क्वेश्चन। किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन किताब उल हिंद? ऑप्शन नंबर ए है 12, ऑप्शन नंबर बी है 24, ऑप्शन नंबर सी है 64 और ऑप्शन नंबर डी है 80। इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। यानी किताब उल हिंद में कितने अध्याय है? 80 है, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 31 नंबर क्वेश्चन। फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान था? फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल बरनी को किस भाषा का ज्ञान था? ऑप्शन नंबर ए है सीरियाई, ऑप्शन नंबर बी है हिब्रू, ऑप्शन नंबर सी है संस्कृत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंख मूंद के मार दीजिएगा, इनमें से सभी। क्योंकि जब तक इनमें से सभी नहीं रहेगा इनमें से सभी पूछेगा ही नहीं ऑप्शन में। जबकि इनमें से सभी पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है कितना है 32 नंबर क्वेश्चन। इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर डी है बलबन। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। यानी इब्न बतूता है ना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 33 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट फ्रांसीसी जोहरी जियो बैप्टिस्ट टेवेर्नियर ने कितनी बार भारत की यात्रा की? तो फ्रांसीसी जोहरी था जियो बैप्टिस्ट टेवेर्नियर ने भारत की यात्रा कितनी बार की थी? ऑप्शन नंबर ए है बी ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6, ऑप्शन नंबर डी है 10। तो दोस्तों इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 6। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 34 नंबर क्वेश्चन। फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों तक भारत में रहा? ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 9, ऑप्शन नंबर डी है 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। यानी फ्रांसीसी वर्नियर
12 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आ गया 35 नंबर क्वेश्चन। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पुरी, ऑप्शन नंबर बी है कटक, ऑप्शन नंबर सी है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी है मथुरा। जिसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए पुरी। यानी जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी। पुरी कहाँ है बताइए तो। पुरी किस राज्य में है? पुरी ओ, पुरी किस राज्य में है? ओडिशा में। पुरी ओडिशा में है। पुरी किस राज्य में है? उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में। ठीक है। चलिए आगे अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आ गया 36 नंबर। अलवार किस देवता की उपासना करते थे? अलवार संत था, नैनान और अलवार संत था जो कि किस देवता के उपासना करते थे? ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्मा, ऑप्शन नंबर बी है शिव, ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर बी है शिव, ऑप्शन नंबर सी है अग्नि, ऑप्शन नंबर डी है विष्णु। का अलवार है किस देवता की उपासना करते थे? तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन डी विष्णु। यानी अलवार थे ना, किस देवता के उपासक थे? विष्णु भगवान के। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है? अलवार और नैनार। अलवार था विष्णु भगवान का, और ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन नैनार संत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन है ए में है कराइकल कराइकल अम्मयार, ऑप्शन बी है सुंदरार, ऑप्शन नंबर सी है अपार, ऑप्शन नंबर डी है अंडाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी अंडाल है। नैनार संत नहीं है। ये कौन सा संत है? अलवार होगा। क्या? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 38 38 नंबर क्वेश्चन। ख्वाजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी है बिहार शरीफ। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजमेर। यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ठीक है। अजमेर। अच्छा, ये बताइए तो अजमेर कहाँ है? अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? अजमेर होगा राजस्थान में। ठीक है। राजस्थान में। यानी अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिए हम, यानी पूछ सकता है अजमेर किस राज्य में है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 40 नंबर क्वेश्चन। अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? ऑप्शन नंबर ए है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर बी है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर सी है नसीरुद्दीन चिराग ए देहली, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। यानी अमीर खुसरो किसके अनुवाद है? आप लोग बताइए तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी कौन थे? अमीर खुसरो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 40 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? जो कि किसका जन्म होता है? तो 1469 में आप लोगों को पता होगा कि किसका जन्म हुआ था। 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था, जिसके नाम पर उस स्थान को नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। नानकाना। ठीक है। कब हुआ था? यहाँ से दो सवाल बन गया, ये हो गया है यानी गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में गुरु नानक का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के ननकाना
गांव में हुआ था। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? पंजाब 1469 में पंजाब के ननकाना साहब गांव में गुरु नानक का जन्म हुआ था। या ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 41 नंबर क्वेश्चन। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर बी है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर सी है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर डी है गुरु अंगद। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 42 नंबर क्वेश्चन। सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? सूफी सूफी संतों के लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है तज़किरा। ऑप्शन नंबर बी है मलफूजात। ऑप्शन नंबर सी है मकतूबात। ऑप्शन नंबर डी है कश्फ उल मजहूब। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मकतूबात। यानी सूफी संतों की लिखी हुई पत्रों का संकलन क्या कहलाता है? मकतूबात। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 23 नंबर क्वेश्चन। 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए है कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी। ऑप्शन नंबर बी है कनिंगम। ऑप्शन नंबर सी है मार्शल। ऑप्शन नंबर डी है डेमिंगो पेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यानी 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने कब किया था? 1800 ईस्वी में। क्वेश्चन क्वेश्चन घुमा भी सकता है, पूछ सकता है कर्नल कॉर्निल मैकेंजी ने हम्पी में भग्नावशेष की खोज किसने कब किया था? तो ऑप्शन में दे देगा 1800, मार दीजिएगा 1800 में खोज किया था। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 44 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसको जाता था? यानी गोपुरम का अर्थ क्या होता है? मंदिर का प्रवेश द्वार होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यानी दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर ए है राम राय। ऑप्शन नंबर बी है देवराय। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी में है देवराव प्रथम। ऑप्शन नंबर सी में है देवराव द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी में है कृष्ण देव राय। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण देव राय। यानी दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों के जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? कृष्ण देव राय के। किस जो विजयनगर राज्य के राजा है, विजयनगर, जो कि विजय नगर राज्य के राजा थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 45 नंबर क्वेश्चन। निकोलो द कांटी किस देश का व्यापारी था? निकोलो कांटे किस देश का व्यापारी था? ऑप्शन नंबर ए है रूस। ऑप्शन नंबर बी है स्पेन। ऑप्शन नंबर सी है इटली। ऑप्शन नंबर डी है पुर्तगाल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर और इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। ठीक है, यानी निकोलो कांटे किस देश का व्यापारी था? तो ऑप्शन नंबर सी है इटली का व्यापारी था। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 46 नंबर क्वेश्चन। बहमानी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमानी राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1333 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1336 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1347 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1351 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1347 में बहमानी राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 47 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते हैं? विजय
नगर के संरक्षक देवता था विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप माने जाते थे हम? ऑप्शन नंबर ए है विष्णु, ऑप्शन नंबर सी बी है शिव, ऑप्शन नंबर सी है कार्तिकेय, ऑप्शन नंबर डी है गणेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, यानी शिव के एक रूप माना जाता था किसे? विरूपाक्ष को। ठीक है, याद रखिए। एक और सवाल है पिछले वाला में बताना है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बताइए तो, किसी को याद है बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन किया था। ठीक है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना किया था। कब किया था? 1347 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिए। 47 नंबर क्वेश्चन हो गए हम। अब हमारे पास है 48 नंबर क्वेश्चन। विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता है? पॉइंट सॉरी, ऑप्शन ए में है ऊंचे गोपुरम, ऑप्शन नंबर बी है रथ गलियां, ऑप्शन नंबर सी है कल्याण मंडप, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। जो कि आपको पता है, जब इनमें से सभी दे दिया है तो हमको क्या आंसर लगाना है? हम इनमें से सभी ही। ठीक है, इनमें से सभी लगाना है। विजयनगर मंदिरों की सभी विशेषता है। ऊंचे ऊंचे गोपुरम था, प्रवेश द्वार ऊंचे ऊंचे था, और रथ गलिया भी, रथ जाने के लिए गलिया भी थी, कल्याण मंडप भी था। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाए हम। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास हो जाएगा 49 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है कृष्ण देव राय के कड़काठी का वर्णन वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? कृष्ण देव राय के कड़काठी का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया था? ऑप्शन नंबर ए में है बरबोसा, ऑप्शन नंबर बी में है डे डोमिंगो पेस, ऑप्शन नंबर सी में है फर्नाओ नुनीज, ऑप्शन नंबर डी में है निकोलो द कांटे। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेमिंगो पेस ने कृष्ण देव राय के कड़काठी का वर्णन किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 50 नंबर क्वेश्चन है। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? ऑप्शन ए है 1976 में, ऑप्शन नंबर बी है 1981 में, ऑप्शन नंबर सी है 1986 में, ऑप्शन नंबर डी है 1991 में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 51 नंबर क्वेश्चन, जो पूछ रहा है दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर क्या कहलाते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है खुद कास्ट, ऑप्शन नंबर बी है पाही कास्ट, ऑप्शन नंबर सी है मुजरियान, ऑप्शन नंबर डी है रैयत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास पाही कास्ट, यानी दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतिहर पाही कास्ट कहलाते थे। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 52 नंबर क्वेश्चन, जो पूछ रहा है आलू टमाटर और मिर्च भारत में कब से उपजाए जाते हैं? देखो, आलू टमाटर भारत के नहीं है। ठीक है, ये अलग देश, दूसरे देशों से लाया गया था। तो कब लाया गया था, कब से उपजाया गया था, यही पूछ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 17वीं सदी में। ठीक है, कहीं कहीं इसका आंसर देता है 16वीं, 16वीं कभी कभी दे देता है। देखिए 16वीं ऑप्शन में, 17वीं ना रहे 16वीं रहे तो 16वीं मारिएगा, और 17वीं है तो कोई बात नहीं, 17वीं मारिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 53 क्वेश्चन। उस भूमि को क्या कहा जाता है जाता था सॉरी, उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए है ओलज, ऑप्शन नंबर बी है परौती, ऑप्शन नंबर सी है चरचर, ऑप्शन नंबर डी है बंजर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पोलज कहा जाता था। बंजर तो उससे कहता जहाँ पर खेती होती नहीं होता था उसे बंजर कहते हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा पोलज। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 54 नंबर क्वेश्चन। जोवानी करेरी किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए में है स्पेन, ऑप्शन नंबर बी में है पुर्तगाल, ऑप्शन सी में है इटली, ऑप्शन डी में है इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इटली। इटली यानी जोवानी कारेरी किस देश का यात्री था? इटली का। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 55 नंबर क्वेश्चन। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा है। नहीं, अकबरनामा का कौन सा भाग इन्हें अकबरी कहलाता है और तीसरा भाग इन्हें अकबरी कहलाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 57 नंबर को, सॉरी कितना था, 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी है फैजी, ऑप्शन डी है मानसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी अकबर का वित्त मंत्री कौन था? टोडरमल था, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 57 नंबर क्वेश्चन। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? और, और इसको कहाँ दफनाया गया था और इसका जन्म कब हुआ था? अकबर की मृत्यु कब हुई थी, इसको कहाँ जगह दफनाया गया था और जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों, अकबर की मृत्यु हुआ था 1605 में। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। और दफनाया गया था आग, आ, आ, 1605 में हुआ था। किस दिन हुआ था? 27 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु हुई थी। आगरा आगरा में हुआ था और दफनाया गया था सिकंदरा में। सिकंदरा में अकबर का मृत्यु 27 अक्टूबर, अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुआ था आगरा में और दफनाया गया था सिकंदरा में। और जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अक्टूबर अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। मृत्यु हुआ था 1605 में 27 अक्टूबर को। कहाँ था? हुआ था आगरा में और दफनाया गया था सिकंदरा में। लिख देते हैं दफन। ठीक है। जन्म हुआ था 27 अक्टूबर, सॉरी जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। मृत्यु हुआ था 27 अक्टूबर 1605 को। और सिकंदरा में दफनाया गया था, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 58 नंबर क्वेश्चन। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? ऑप्शन नंबर ए है नादिर शाह, ऑप्शन नंबर बी है अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है मुगल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, अहमद शाह अब्दाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था। अरे बताओ, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो इसका तीसरी कमेंट में बताइएगा, हम लिख देते हैं। इसका तीसरी लड़ाई 1761 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? 1761 में। पहली पहली लड़ाई पानीपत के पहली लड़ाई हुआ था 1500
26 में, और दूसरी लड़ाई हुआ था 1556 में हुआ था। यानी पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में, पहली 1526 में, दूसरी 1556 में हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 59 नंबर क्वेश्चन। औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? ऑप्शन नंबर ए है 1651 में, ऑप्शन नंबर बी है 1655 में, ऑप्शन नंबर सी है 1658 में, ऑप्शन नंबर डी है 1661 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1698 में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। ठीक है। और यह अब इसकी मृत्यु कब हुआ था औरंगजेब की? 1707 में हुआ था। यानी 1658 से लेकर 1707 तक लगभग 50 वर्ष की आयु तक इस आयु तक 50 वर्ष की वर्षों तक इसने शासन किया था। 50 वर्ष की आयु ने, सॉरी, यानी 50 वर्षों तक लगभग शासन किया था। औरंगजेब ने कितने वर्षों तक शासन किया था? 50 वर्षों तक। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 60 नंबर क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर ए है बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन नंबर सी है औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल बादशाह था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 61 नंबर क्वेश्चन। अस्थाई बंदोबस्त बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है जमींदार, ऑप्शन नंबर सी है साहूकार, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी, जमींदार भू राजस्व संग्राहक होता था। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है 62 नंबर क्वेश्चन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, ये तो बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं। हाँ, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था, जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? यानी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश सेना का कमांडर था और बाद में जाके बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ऑप्शन ए में है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी में है क्लाइव, ऑप्शन सी में है वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास होगा ऑप्शन नंबर है ए कर्नवालिस। यानी अमेरिकी 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। वर्तमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की थी? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए है तेज चंद, ऑप्शन नंबर बी है मेहताब चंद, ऑप्शन नंबर सी है ए भी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत कुछ आप लोग पढ़ पढ़ चुके हैं। हम ये तो सिर्फ रिवीजन हो रहा है। ठीक है। यानी देखा जा रहा है किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहा है, पूछ रहा है बोर्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 64 नंबर क्वेश्चन। संथाल किसे डिक्कू कहते थे? यानी डिक्कू किसे कहा जाता था? संथाली लोग डिक्कू किसे कहते थे? ऑप्शन नंबर ए है जमींदार, ऑप्शन नंबर बी है साहूकार, ऑप्शन नंबर सी है अंग्रेज, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सी है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 65 नंबर क्वेश्चन। 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया था? यानी 1870 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़ियों
पहाड़ियों मुखिया, जो पहाड़ियों में मुखिया होता था, उसको वार्षिक भत्ता देना देना प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए है ऑगस्टस क्लीवलैंड। ऑप्शन नंबर बी है ऑक्टेवियस टू गुड। ऑप्शन नंबर सी है एस्ले ईडन। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्टस क्लीवलैंड। यानी ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कलेक्टर था 1880 के दशक में, उसने उसने वार्षिक भत्ता बाहरी मुखियाओं को देना प्रस्तावित किया था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 66 नंबर क्वेश्चन। दक्कन दंगा आयोग दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? इसका ऑप्शन है 1875 में। ऑप्शन बी है 1876 में। ऑप्शन नंबर सी है 1877 में। ऑप्शन नंबर डी है 1878 में। का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 1878 में दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 67 नंबर क्वेश्चन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए है 1756 में। ऑप्शन नंबर बी है 1757 में। ऑप्शन नंबर सी है 1764 में। ऑप्शन नंबर डी है 1765 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी 1765 में दीवानी प्राप्त की थी। दोस्तों, अब टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हाल हाल ही हम क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 68 नंबर क्वेश्चन। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए है सरकारी राजस्व की उच्च दर। ऑप्शन नंबर बी है कपास के मूल्य का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है साहूकारों के द्वारा शोषण। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कभी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता ही होगा कि इनमें से कभी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 69 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए है डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी है कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी है हार्डिंग। ऑप्शन नंबर डी है बेटिंग। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैनिंग। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैनिंग। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 70 नंबर क्वेश्चन। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया गया? ऑप्शन नंबर ए है 1851। ऑप्शन नंबर बी है 1854। ऑप्शन नंबर सी है 1856। ऑप्शन नंबर डी है 1857। तो इसका राइट आंसर हम अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1856 में डलहौजी के अवध का अधिग्रहण किया गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 71 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी है मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन नंबर सी है शाहमल। ऑप्शन नंबर डी है नाना साहिब। तो इसका राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगम हजरत महल। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 72 नंबर क्वेश्चन। अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? ऑप्शन नंबर ए 1851। बी 1854। ऑप्शन नंबर सी 1856। ऑप्शन नंबर डी 1858। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1856 में अवध एक मुश्त बंदोबस्त लगाया गया है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है 73 नंबर क्वेश्चन। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है रानी विक्टोरिया। ऑप्शन नंबर बी है बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर सी है बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी है रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर के नाम पर जारी हुआ था आजमगढ़। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास है
74 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन नंबर ए है कैप्टन हडसन, ऑप्शन नंबर बी है जनरल ह्यूरोज, ऑप्शन नंबर सी है हैवलॉक, ऑप्शन नंबर डी है नील। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हडसन ने। यानी बहादुर शाह जफर को दिल्ली में किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 75 नंबर क्वेश्चन, सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कुल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला? ऑप्शन ए है गोनू, ऑप्शन नंबर बी है बुद्धू भगत, ऑप्शन नंबर सी है जुआ भगत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोनू। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोनू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 26, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया है? इन मेमोरियम एक चित्र है जो कब बनाया गया था? 1859 में। अब किसने बनाया? ऑप्शन नंबर ए है जो जोजेफ नोएल पेंटन पेटन, ऑप्शन नंबर बी है टॉमस जॉन्स बारकर, ऑप्शन नंबर सी है फेलिस बियतो, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजेफ नोएल पेंटन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजेफ नोएल पेंटन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 77 नंबर क्वेश्चन, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1910 में, ऑप्शन नंबर बी है 1911 में, ऑप्शन नंबर सी है 1912 में, ऑप्शन नंबर डी है 1913 में। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता था पहले, ठीक है ना, 1911 से पहले। उसके बाद 1911 में कलकत्ता से स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 78 नंबर क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बम्बई, ऑप्शन नंबर डी बी है दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी है कोलकाता, ऑप्शन नंबर डी है पटना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बम्बई यानी मुंबई। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 79, जो कि पूछता है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1771 में, ऑप्शन नंबर बी है 1775 में, ऑप्शन नंबर सी है 1781 में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि दोस्तों कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। ठीक है, 1774 में हुआ था। तो इसमें 1774 है नहीं, इसलिए हम नहीं मारे हैं। देखिए, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 80 नंबर क्वेश्चन, किस राजनेता ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? ऑप्शन नंबर ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 81 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है लखनऊ विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति, महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति पहली बार महात्मा गांधी के। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 82 नंबर क्वेश्चन, चंपारण आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1955
1915 में ऑप्शन नंबर बी है, 1916 में ऑप्शन नंबर सी है, 1917 में ऑप्शन नंबर डी है, 1918 में। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। कहाँ पर? कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 83 नंबर क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? ऑप्शन नंबर ए है प्रेस पर प्रतिबंध, ऑप्शन नंबर बी है बिना जांच के कारावास, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों है, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना जांच के कारावास। बिना जांच के कारावास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो भी हमारे पास है। हिंद स्वराज किसने लिखी? ऑप्शन ए है गांधी जी, ऑप्शन बी है तिलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84, ऑप्शन नंबर ए 84 का राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी हिंद स्वराज लिखा है। ठीक है, एक सवाल और है ऊपर वाले क्वेश्चन में, बता देते हैं आपको। जैसे कि ये है रॉलेट एक्ट कब जारी हुआ था बताइए तो। 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। 1919 में, जिसपे भी शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, बिना जांच के, बिना कुछ किए। इसलिए जहाँ बिना जांच पड़ताल के किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, या इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 84 नंबर हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 85 नंबर। 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? ऑप्शन ए है लुई फिशर, ऑप्शन नंबर बी है सी एन ब्रूमफील्ड, ऑप्शन नंबर बी है जॉन डुई, ऑप्शन नंबर डी है मर्टल विलियम्स। इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी एन ब्रूमफील्ड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम, जो कि हमारे पास है 88 नंबर क्वेश्चन। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन? 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में है सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 87 नंबर क्वेश्चन। दांडी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, सबको पता ही होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 88 नंबर क्वेश्चन। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है गंडन, लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी है लॉर्ड जेम्स फोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड विलिंगडन, विलिंगडन। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 79 89 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अर्नट चेवलस किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी आर अम्बेडकर ने व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू डी अनटचेबल। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 90 नंबर क्वेश्चन।
जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती। यह किसकी युक्ति है? ऑप्शन नंबर ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी है गांधी जी, ऑप्शन नंबर सी है तिलक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने कहा था कि जब एक राष्ट्र पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 51 नंबर क्वेश्चन। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन नंबर सी है ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 92 नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1930 में, 1930 में, 1932 में, 1933 में। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 93 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? क्रिप्स, ऑप्शन नंबर ए है क्रिप्स, ऑप्शन नंबर बी है लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी है अलेक्जेंडर, ऑप्शन नंबर डी है माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन नहीं थे? माउंटबेटन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 94 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है श्री राजगोपालचारी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर डी है वल्लभ भाई पटेल, यानी पूरा नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, कमेंट में बताइए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 95 नंबर क्वेश्चन। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन नंबर ए है 2 वर्ष 11 महीना 11 दिन, दो ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 2 वर्ष 11 महीना 21 दिन, ऑप्शन नंबर डी है 2 वर्ष 11 महीना 28 दिन। तो इसका राइट आंसर सबको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ठीक है, अच्छा संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था याद है किसी को? कमेंट में बताइएगा। तो संविधान के निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम फिलहाल। अगला सवाल हमारे पास है संविधान 96 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी है जेवी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है 97 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन नंबर ए है यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है नवजीवन, ऑप्शन नंबर सी है हरिजन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम जो कि हमारे पास है 98 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 1945, ऑप्शन नंबर बी है 1946, ऑप्शन नंबर सी है 1947, ऑप्शन नंबर डी है 1948। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कब? नवंबर में, नवंबर 1946 में। ठीक है, नवंबर में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया।
अगला सवाल है हमारे पास 99 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 24 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी है 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 24 जनवरी 1950 को, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी को संविधान सभा लागू हुआ हुआ था। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आ गया है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाह ये साल है, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र, एक सॉरी रुक जाइए, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सर ए रामास्वामी मुदालियार, ऑप्शन नंबर बी है के संतनम, ऑप्शन नंबर सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी है बाल कृष्ण शर्मा। तो इसका राइट आंसर अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे 100 ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर का, जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद ये आ गया सब्जेक्टिव में, देख लीजिए यही पूछता है। तो ये सारा सब्जेक्टिव है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ, कितना नहीं हुआ है। अगर ये सारे सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन चाहिए तो आप बोलिएगा कमेंट में, कमेंट कीजिएगा। हम बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। और अगली वीडियो हम लाने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि वीडियो आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।